गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। सबसे पहले तो जब आप ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो भी आपको अपलोड करके देंगे। उस वीडियो में हम आपको लाइव सेशन जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ एक लाइव सेशन आपको दिखाएंगे। इसलिए ये वीडियो के बाद वो वीडियो आपको ज़रूर देखिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले बात, जनरल एनेस्थीसिया एक पेशेंट को हम लोग बेहोश करते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन जब पेशेंट का होगा, इस टाइम पे हम लोग ये एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, जैसे कोई ट्यूमर का ऑपरेशन हो, या फिर कोई लंग्स का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो उस टाइम पे हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अब इसे बहुत सारा एनेस्थीसिया का टेक्निक बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन आज हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग 7 स्टेप्स जो होता है वो फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहले स्टेप्स होते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी कि PAC बोलते हैं। उसमें हम एक जनरल पेशेंट का हेल्थ एक चेकअप करते हैं जैसे, और उसके साथ साथ हम पेशेंट का हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उसके बाद पल्स और ECG करते हैं। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट का जो रिदम होता है वो, और कभी किसी भी पेशेंट में चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। ये सब हम लोग, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट फॉर जनरल एनेस्थीसिया और सर्जरी। तो इसमें PAC करने का हमारा मकसद ये होता है कि जब हम पेशेंट को PAC करते हैं तो उसका जो करंट क्या क्या बीमारी है, जैसे हार्ट से संबंधित हो, या ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज़ हो, या लंग्स का कोई समस्या हो, या लीवर का कोई समस्या, या किडनी का कोई समस्या, और वो जो समस्या है, वो पेशेंट का जो समस्या वो अनकंट्रोल है कि या मेडिसिन से वो ठीक तरह से कंट्रोल है, ये सब हम लोग जांच करते हैं। अगर पेशेंट को हो सके या ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, या फिर हार्ट में जो समस्या है वो कंट्रोल नहीं है, तो हम उसको रेस्पेक्टिव स्पेशलिटी को हम लोग उसको रेफ़र करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को, जैसे पल्मोनरी फिजिशियन हो, या फिर डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, उसके पास हम लोग भेजते हैं ताकि वो दवाई और ट्रीटमेंट से वो एक डिजीज़ एक कंट्रोल लेवल में रहे। उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और फिर कुछ ड्रग हिस्ट्री, जो दवाई पेशेंट खा रहे हैं, कौन सा दवाई खा रहे हैं, कैसा दवाई खा रहे हैं, वो भी हम लोग सब इसमें एक आइडिया हम लोग डिटेल्स हम लोग लेते हैं। PAC करने का मकसद हम लोग का ये होता है, जब हम पेशेंट का PAC करते हैं, डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद पेशेंट को हम लोग कौन सा टाइप ऑफ जनरल एनेस्थीसिया देना है, प्लान फॉर्मुलेट करना है, किस तरह का मेडिसिन उसमें देना है, ये सब हम लोग को एक जनरल आइडिया हो जाता है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को 12 घंटा या 6 घंटा खाली पेट रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट अगर पूरा भरपेट खा के आएगा, तब क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है, जहाँ पे खाना जो पचता है, तो वहाँ पे जो कुछ वॉल्यूम रह जाता है, तो वो क्या होता है, जब एनेस्थीसिया देंगे तो जो वॉल्यूम होता है, उसमें जो एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, वो फूड पाइप से होके विंड पाइप के थ्रू हमारा लंग्स में जाने का डर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशन। तो उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को खाली पेट रहने के लिए बोलते हैं। अब जब पेशेंट उसके बाद इसके साथ साथ पेशेंट को हम ये भी पूछते हैं कि उसका एफर्ट टॉलरेंस ये होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, आप सीढ़ी चढ़ पाते हैं कि नहीं, आप घर में साधारण काम कर पाते हैं कि नहीं, ये एफर्ट टॉलरेंस हम लोग देखते हैं। एफर्ट टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि पेशेंट सर्जरी को टॉलरेट करता है कि नहीं, एनेस्थीसिया टॉलरेट करेगा कि नहीं, ये सब हम लोग PAC में हम लोग देखते हैं। उसके साथ पेशेंट का ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। ये जब PAC जब हो जाता है तो पेशेंट को हम लोग सब डिटेल्स हम लोग बोलते हैं कि आपको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देंगे, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसमें रिस्क क्या क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है, ये सब हम जब पेशेंट को बोलते हैं, जब पेशेंट समझ जाता है, या फिर अगर छोटा बच्चा हो, या फिर पेशेंट जो गार्जियन के साथ आए हो, रिलेटिव को हम समझाते हैं, उसके बाद उससे हम लोग एक सहमति लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
एनेस्थीसिया जब जनरल एनेस्थीसिया जब देते हैं तो पीएसी के साथ साथ हम लोग हमारे एक टर्मिनोलॉजी होता है एनेस्थीसिया में, उसको हम लोग बोलते हैं एयरवे एग्जामिनेशन। जैसे अभी जो हम आपको एयरवे एग्जामिनेशन बोला, तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का जो ओरल कैविटी हो गया, इसके बाद ये जो नेक हो गया, इसके बाद ये जो आपका वोकल कॉर्ड हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, और ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ से एक सांस का नली डिवाइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ये जो ब्रोंकस होता है सांस का नली, वो लंग्स के साथ जुड़ता है। तो ये पूरा जो हम ऊपर मुंह से लेके यहाँ पे जितना भी हम लोग एग्जामिन करते हैं उसको बोलते हैं एयरवे एग्जामिनेशन। और मुंह के अंदर भी हम लोग देखते हैं कोई टेंचर कैसा है, दांत का स्ट्रक्चर कैसा है, जीभ कितना बड़ा है, कितना मुंह पेशेंट का खुल रहा है, ये सब हम लोग एग्जामिन करते हैं। इससे हम लोग को ये पता चलता है जब हम लोग पेशेंट को उसका रेस्पिरेशन स्टॉप करते हैं एनेस्थीसिया में, तो हम लोग उसको एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने में कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा उसको देखने के लिए, या फिर हम लोग जब पेशेंट को हम लोग जो एक एंडोट्रैकियल ट्यूब करके आता है जो कि हम लोग मुंह में डालते हैं, वो मुंह में डाल के यहाँ पे वो पैसेज खुलता है, ताकि ये जो होता है ऑक्सीजन एनेस्थीसिया गैस लंग्स में पहुँचाने का काम करता है। वो घुसाने में कुछ दिक्कत आएगा कि नहीं। जब हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब घुसाते हैं तो उसमें हम लोग का एक स्पेशल स्कोप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। तो वो घुसाने में कुछ दिक्कत आएगा कि नहीं, ये सब तो उसको पूरा हम लोग मिला जुला के हम लोग उसको बोलते हैं डिफ़िकल्ट एयरवे एंड डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन एंड डिफ़िकल्ट वेंटिलेशन। तो ये हम लोग प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग एयरवे एग्जामिनेशन करते हैं। तो इससे हम लोगों को डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो या डिफ़िकल्ट एयरवे हो तो हम लोग को क्या क्या मेथड या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है, रेडी रखना है, अल्टरनेटिव रखना है, ये सब हम लोग को आइडिया एयरवे एग्जामिनेशन के थ्रू हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये हम लोग का एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जो कि इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा करके मुंह के थ्रू घुसाएंगे। और इसके बाद ये हम लोग का लैरिंगोस्कोप बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग का स्कोप होता है, इसको हम लोग ऐसे करके आपको हम दूसरा लाइव वीडियो में दिखाएंगे इसको कैसे घुसाते हैं। तो ऐसा करके घुसाने के बाद फिर ये हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को इसको हम लोग डालते हैं। अब ये हुआ आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इससे हम लोग को एक प्लान फॉर्मुलेट करने में, प्लान बनाने में हम लोग को मदद करेगा। अब दूसरा है पेशेंट को प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन में क्या होता है कि एनेस्थीसिया देने से पहले हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटी एंजाइलिटी। क्योंकि पेशेंट नर्वस होता है, पेशेंट घबराया रहता है, तो वो घबराहट को कम करने के लिए हम लोग एक एंटी एंजाइलिटिक पेशेंट को देते हैं। उसके साथ साथ एंटी सिक्रीटरी, जो सिक्रीशन जो होता है हम लोग का अंदर, जो लाला रस हो गया या फिर पेट के अंदर एसिड सिक्रीशन, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग एंटी सिक्रीटरी देते हैं या फिर एंटासिड वगैरह हम लोग देते हैं। और साथ साथ में कोई दवाई, मेडिसिन का दवाई, जो ब्लड प्रेशर का दवाई जो खा रहा है, जो थायराइड का दवाई जो खा रहा है, उसको हम लोग प्री मेडिकेशन में भी हम लोग देते हैं। और दूसरा बात, अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है तो या तो हम लोग किसी पेशेंट में इंसुलिन बंद कराते हैं, या कुछ सर्जरी में हम लोग कुछ प्रोटोकॉल के तहत हम लोग इंसुलिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब हो गया प्री मेडिकेशन। अब उसके बाद इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मतलब जबकि पेशेंट को अब एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उसको हम लोग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो उसमें एक हिप्नोटिक एजेंट होता है, उसके बाद आता है हमारा मसल रिलैक्सेंट आते हैं, उसके बाद आता है हमारा ये आपका एनाल्जेसिक मेडिकेशन होता है, जैसे ओपियोइड्स हो गया, बाकी और मेडिसिन आते हैं। तो इंडक्शन एजेंट जब हम देंगे पेशेंट को, तब पेशेंट विल गो इनटू स्लीप, पेशेंट सो जाएगा उससे। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया के टाइम पे मूव ना करे, या ट्यूब डालते समय एंडोट्रैकियल ट्यूब जब विंड पाइप में हम लोग डालेंगे तब पेशेंट मूव ना करे, इसको टॉलरेट करे। तो मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मसल रिलैक्सेंट देते हैं। उसके बाद ओपियोइड्स या कोई भी एनाल्जेसिक हो,
ताकि पेशेंट को ये प्रोसेस एनेस्थीसिया देते समय, ऑपरेशन करते समय पेशेंट को दर्द ना हो, महसूस ना हो, वो हम देते हैं। और कुछ एमनेशिया रखने के लिए, एमनेशिया मतलब पेशेंट को जब एनेस्थेटाइज होगा पेशेंट, जब ऑपरेशन होगा उस टाइम के बाद जब पेशेंट जगेगा तो वो इवेंट को पेशेंट को याद ना रहे, उसके लिए हम लोग एक एमनेशिया के लिए मेडिसिन देते हैं। तो ये सब इंडक्शन में हम लोग देंगे। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया देंगे उसके बाद वो एनेस्थीसिया बना रहे जब तक उसका ऑपरेशन ख़त्म ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हिप्नोटिक एजेंट हम लोग या कंटिन्यूसली भी देते हैं या कभी कभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं। उसके बाद मसल रिलैक्सन कुछ 15 मिनट्स या 45 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मसल रिलैक्सन, या फिर हम लोग उसको कंटिन्यूसली एक मतलब हम लोग के पास एक पंप होता है, सिरिंज पंप बोलते हैं, वो उसके थ्रू भी हम लोग देते हैं। उसके बाद एनेस्थेटिक इनहेलेशन एजेंट जो कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, हमारे जो एक मशीन होता है उसको हम लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पे एक वेपोराइजर एक मशीन होता है, वहाँ पे एक एनेस्थेटिक लिक्विड्स होता है, उसको भाप बना के वो पेशेंट को दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक इनहेलेशन एजेंट। ये हम लोग इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली चलाते हैं जब तक उसका ऑपरेशन ख़त्म ना हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। अब दूसरी बात होता है एक्सट्यूबेशन एंड रिवर्सल। इसमें क्या करता है, जो हम लोग मसल रिलैक्सन देते हैं, पेशेंट ना हिले उसीलिए उसको मसल को रिलैक्स करके रखते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम लोग काटने के लिए यानी कि हटाने के लिए हम लोग को एक रिवर्सल एजेंट बोलते हैं, वो हम लोग देते हैं। और जब हम देखेंगे कि जब एनेस्थीसिया धीरे धीरे बंद हो जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो पेशेंट धीरे धीरे जगने लगेगा, अपना सांस लेने लगेगा, आँख खोलने लगेगा। तो उस टाइम पे जब पेशेंट पूरा बात पेशेंट समझने लगता है, तो उस टाइम में हम लोग मुंह में जो लगाया हुआ जो ट्यूब था, जिसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के साथ जोड़ा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे आपको बोला था मैंने कि पेशेंट अपना सांस नहीं लेगा उस टाइम पे, तब हम धीरे धीरे उस ट्यूब को निकालेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्यूबेशन। अब जब एक्सट्यूबेशन हो गया है तब हम पेशेंट को रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट। उसमें हम लोग पेशेंट का जब भी जो बचा कुचा जो बॉडी से जो एनेस्थेटिक जो इफ़ेक्ट जो होता है वो पूरा नहीं गया होता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में रखते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब पेशेंट पूरा अलर्ट हो जाता है, फुल्ली सांस लेने लगता है और पेशेंट का ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक ठाक रहता है, तो पेशेंट को या वार्ड से आया तो वार्ड में शिफ्ट करते हैं, या पेशेंट अगर मान लीजिए किसी को कंटिन्यू वेंटिलेशन में रखना है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में रखना है, तो हम लोग एक्सट्यूबेट नहीं करते, पेशेंट को डायरेक्ट वेंटिलेटर में शिफ्ट करके आईसीयू में रखते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ये रहा आपका टोटल स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। अब रही बात कोई पेशेंट में घबराहट होता है कि डॉक्टर साहब हम एनेस्थीसिया से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मन में किसी को आता है। देखिए अभी जो हमारे पास जो टेक्निक है, एनेस्थीसिया टेक्निक जो इवॉल्व होके आया है, एनेस्थीसिया टेक्निक, एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये एकदम सेफ़ है और काफ़ी हद तक बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि आप निश्चिंत होकर रहे। अभी हम आपको दूसरा वीडियो में दिखाएंगे पेशेंट को कैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को कैसे पेशेंट अपना सांस नहीं ले पाता है, लेकिन फिर भी जब एनेस्थेटिक दवाई हम लोग बंद करते हैं उसके बाद पेशेंट कैसे फिर अपना सांस ले पाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब आएगा एनेस्थीसिया का रिस्क के बारे में। देखिए जब पेशेंट का हम लोग के यहाँ पे एक ग्रेडिंग होता है, उसको ASA ग्रेड बोलते हैं। जब पेशेंट एकदम हेल्दी रहता है, पेशेंट को कुछ बीमारी नहीं होता है, तो उसको हम लोग ASA ग्रेड 1 में रखते हैं। ASA ग्रेड 1 में नॉर्मली एकदम रेयर होता है एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कोई पेशेंट अगर एकदम ख़राब हार्ट का कंडीशन है, एकदम ख़राब अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या एकदम ज़्यादा BP कंट्रोल नहीं है, अगर उसको हम लोग या तो फिर एकदम पेशेंट इन्फेक्शन में है, सेप्सिस में है, पेशेंट एकदम क्रिटिकली इल है, अगर उसको इमरजेंसी कोई सर्जरी जब कराया जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा एनेस्थीसिया पेशेंट को थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी में ये एकदम रिस्क एकदम मिनिमल है, एकदम सेफ़ है एनेस्थेटिक टेक्निक, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो टेक्निक इवॉल्व हुआ उससे काफ़ी हद तक सेफ़ एनेस्थीसिया देने में हम लोगों को मदद करता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप इस वीडियो के साथ साथ अब दूसरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग आपको लाइव सेशन दिखाएंगे एनेस्थीसिया टेक्निक के बारे में। जो मैंने आपको बोला है उसमें आप सब दिखाएंगे। और आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।